तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन की पुस्तक से। और इस समय हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। चौथा अभ्यास है उसका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम जो है बहुपद को समीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। किस तरह से? यदि किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, चर माने XYZ कुछ भी, उसकी उच्चतम घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। पहले बहुपद की बात हो जाए। क्या किया गया? यदि किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बहुपद आप जो है कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे कि बहुपद का समीकरण से क्या संबंध है, तो अगली लाइन पे आइए। यदि किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, कोई बहुपद है, बहुपद शून्य के तुल्य नहीं कर चलते हैं क्योंकि वो तो समीकरण बन जाता है, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। यदि किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, माने बराबर 0 लगा देते हैं, तो हमें एक बहुपदी समीकरण प्राप्त होता है। जब बराबर 0 लगा दिया तब हमें एक बहुपदी समीकरण प्राप्त होता है। वह बहुपदी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन कब? जब बहुपद की घात 2 हो तब। फिर अगली लाइन पे आइए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अगर बराबर 0 न लिखें तो यहां तक ये बहुपद है और ये चर है x, इसकी उच्चतम घात है 2। तो इस समय जो है यहाँ बराबर के पहले तक जो पद है द्विघात बहुपद है। जब 0 के शून्य के तुल्य कर दिया गया तो यह हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, का व्यापक रूप बन गया, जिससे जो है हमको समीकरण प्राप्त हो गया। जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a का मान 0 नहीं रखना है या नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये 0 हुआ x² का अस्तित्व खत्म हो गया तो द्विघात वो नहीं रह जाता है। ठीक, और चर एक x एक चर पद है, तो किसके लिए है? ये द्विघात बहुपद के समीकरण का व्यापक पद है। तो जब आप द्विघात बहुपद का समीकरण पढ़ते हैं तो आप उसमें भी कहते हैं कि x के उच्चतम घात अगर 2 हो तो वह बहुपद अगर 0 के तुल्य कर दिया जाए तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। और उसका मानक रूप ये है, ये इसके गुणांक हैं और ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और यक्ष इसका एक पद, यक्ष जो है चर पद होता है इसका। बस इतना आपको इसमें समझना है। उसके बाद जो है हम अभ्यास शुरुआत करते हैं। जब हम समीकरण को हल करते हैं तो 2 जो है उसके मूल प्राप्त होते हैं। उन्हीं 2 मूलों को ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। तो आइए हम पहले अभ्यास की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है पहले अभ्यास में, आइए देखते हैं। पहला अभ्यास है ये 4.1 4.1। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। इस तरह से जो है हमको उसे प्रदर्शित करना है। मतलब घटते क्रम में x की घात को घटते क्रम में, कोई भी x जहाँ y भी हो सकता है, उसकी घात को घटते क्रम में हमको लिखना है। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल जो है प्रश्नावली में दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो परिचय हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब अभ्यास हम इसमें समझेंगे। ठीक, अक्सर क्या होता है, बच्चे प्रश्नावली शुरू करते हैं, सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अभ्यास शुरू करने से पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। तो आइए, प्रश्नावली हो गया 4.1 और उसका पहला सवाल दिया गया है, उसको आइए देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि पहले में दिया है 3x + 2x² - 3 बराबर 0 करना क्या है? इसको निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में करने का मतलब है कि घटते क्रम में, घातों को घटते क्रम में लिखना। तो लिखोगे मानक रूप क्या है? मानक रूप सबसे बड़ी घात लिख दीजिए। ठीक है,
और प्लस 3x और फिर इसको -3 लिख दीजिए बराबर 0। ये हो गया मानक रूप। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ऐसे छोटे छोटे हैं, बस इसको घटते क्रम में जो है घातों के हमको लिख देना है। तो दूसरा शुरू हुआ 4x² प्लस 5x बराबर 1। ये हो गया, बराबर 0 करना है तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे बाईं तरफ, और जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो हमारा हो गया 4x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका मानक रूप। मानक रूप में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो तीसरे में आइए, बहुत सरल है। इसको अभी शुरुआत में तो अब दे रहा है कि 2y² प्लस 7 बराबर 3y। हमको बराबर 0 दिखाना है, तभी समीकरण होगा, ठीक है। समीकरण माने समानता का संबंध है। तो 2y² मानक रूप हमें चाहिए। तो मानक रूप में जब हम इसे बदल रहे हैं तो इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ है, तो यहाँ आ जाइए दूसरे नंबर पे 3y, और लास्ट में हो गया यहाँ 7 बराबर 0, ठीक है। ये मानक रूप होता है। इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह हम जब लिख देते हैं तो हो जाता है ये मानक समीकरण। अंतिम भी आइए देख लेते हैं, क्या है 4x² प्लस 5x बराबर 1, ठीक। पक्षांतर करेंगे मानक रूप बनाने के लिए। मानक रूप बनाने के लिए पक्षांतर करेंगे 4² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। इसका भी हल जो है हमें प्राप्त हो गया। सब इस रूप में आपको मिल गए जो है, ठीक है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक। इस तरह से हम जो है चारों सवालों को हल कर लिए पहले नंबर के, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या किया गया, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अगर अधिकतम घात 2 प्राप्त होगी हल करने के बाद, तब हम कहेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये देखिए सवाल है, सवाल संख्या 2 में इसमें दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल दिए हैं। उसके बाद सवाल संख्या 3 की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए सबको हम देखते हैं, और उसको कैसे देखेंगे, हल करके देखेंगे, सरल करके देखेंगे। सवाल संख्या 2 का पहला क्या दिया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अगर दोनों तरफ 2 घात दिखाई देता है और उसको जोड़ने घटाने पर वो कट जाता है, तब कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चलेंगे इसको। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर गुणा कर दो 2x और 2 तिहाई 6, हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x और ये 1 का वर्ग 1 ही हो गया, और इसका पक्षांतर भी कर लीजिए इसी समय 2x, इसका पक्षांतर कर लीजिए प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो x स्क्वायर अकेले ही है और 2x कट गया, ठीक है, और प्लस 1 और प्लस 6 बराबर 0, प्लस 1 और प्लस 6 सॉरी प्लस 1 और प्लस 6 1 क्या हो गया 7 और बराबर 0। अगर अधिकतम घात 2 प्राप्त होती है तो वह द्विघात समीकरण होगा। लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण है। जो दिया गया पद था वह द्विघात समीकरण है, ठीक। आप कहोगे कि बीच वाला पद नहीं आया इस टाइप के एक घात वाला, तो वो जो है आप b के जगह 0 मान करके 0x करके चल सकते हैं जब आपको a b c निकालना होगा तब, ठीक। ये हो गया। इसी तरह से अब आएंगे हम दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में दिया है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और यहाँ 3 माइनस x हो गया इस तरह से। तो कोष्टक तोड़ेंगे, तो यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे, माइनस प्लस का माइनस हो जाता है, 2 तिहाई 6 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
और 2x हो जाता है। पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस इधर आ गया प्लस 6 प्लस 2 इधर आ गया माइनस 2x बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, x जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर तो अकेले ही है, माइनस 2x जुड़ गया, माइनस 4x आ गया प्लस 6 हो गया बराबर 0। अतः ठीक यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। क्यों, दो घात दिख रहा है इसलिए द्विघात समीकरण है। दो सवाल इस तरह से हल हो गए। ठीक है, इस तरह से आराम से आप हल करोगे। अगर गुणा भाग जुड़ घटाना स्क्वायर जो भी लगना है लगा करके पक्षांतर करके बाई तरफ, और बाद बता दोगे कि द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब आइए आप चलते हैं इसी के रोमन संख्या 3 पे, दूसरे सवाल के रोमन संख्या 3 पे चलते हैं। आइए फटाफट चलें। तो क्या हो जाएगा रोमन 3 पे, आइए देखते हैं। रोमन 3 पे हो जाएगा ये सवाल संख्या, बहुत आराम से आप हल करेंगे। आप इसमें दो चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप सरल करना भी सीख रहे हैं, गुणन करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, और बीजगणितीय पदों का गुणन करना भी सीख रहे हैं, सरल करना भी सीख रहे हैं, और क्या है कि आप पता भी लगा रहे हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस तरह से आइए गुणा करते हैं। देखो जगह थोड़ा बनाता हूं मैं क्योंकि ये स्पष्ट हो जाए, नहीं तो आपको इसमें मिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा ये तरह से। आइए इनका बारी बारी से बाई दाई तरफ जो है गुणा करेंगे, तब जो है आपको मान प्राप्त होगा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले पे। ठीक है, गुणा हो रहा है। ठीक, इसका गुणनखंड ये है और इसका गुणनफल ये है। अब बारी बारी कर लीजिए, x का करोगे x प्लस 3 में, और फिर माइनस 1 का करेंगे x प्लस 3 में, बराबर इतना लिख चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का 4 हो गया। इसका कोष्टक तोड़िए, x और x का करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और माइनस 1 का करोगे तो 1 का किसी में गुणा करते हैं तो उसी में शामिल हो जाता है एक x से, 1 का x में मान 1x, और माइनस प्लस माइनस 3 1 करना 3। एक चीज देखिए, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। ठीक, कैंसिल हो गया। चाहे ऐसे कर लो, अगर नहीं कटाना चाहते तो आप जो है बाई तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इधर आ गया तो ये प्लस 3x आया तो माइनस, अरे ये कम होकर लेते हैं, आप पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए तब आगे बढ़ाइए। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से माइनस x गया तो प्लस 2x हो गया माइनस 3। अब पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो चाहे यहीं पर रोक दीजिए आप, आगे नहीं बढ़ाना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया तो माइनस 4 बराबर आ गया 2x माइनस 3। जब जो है 2 अधिकतम घात 2 मिली ही नहीं, बची ही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दो घात हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना, दो घात दिख नहीं रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, प्रश्न में दिया हुआ है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू बराबर x और यहाँ पर है ब्रैकेट में x प्लस 5। तरीका सब वही है, गुणनखंड आपको गुणनखंड किया हुआ है, गुणनफल प्राना है। x का पहले पद का पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे पद का पूरे ब्रैकेट में आप गुणा करोगे ना, और यहाँ पे तो आराम से तुरंत गुणा हो जाएगा। छोटा सा पद दिया हुआ है, तो क्या हुआ, x का x में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर, और x का 5 में हुआ तो 5x हो गया। कोष्टक तोड़िए तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर हो गया प्लस x और माइनस 6x। जो समान पद हैं, सजातीय पद हैं, वही जुड़ते घटते हैं, माने समान पावर वाले पद ही, समान घात वाले पद ही जुड़ते या घटते हैं, विपरीत चिन्ह ही घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। प्लस x माइनस 6x तो हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 और बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। पक्षांतर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इधर लाए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 5x है, माइनस 5x है तो माइनस 10x हो गया। ठीक है, फिर क्या है माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अतः क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। इसके लिए लिखोगे अतः द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं, समीकरण है, जिसको आपने हल किया उसमें 2 घात दिख रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद है। अब आएंगे रोमन 5 की ओर, दूसरे सवाल के 5वें सवाल की ओर, 5वें नंबर सवाल की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा पद बड़ा है। ठीक है, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस 3 बराबर क्या हो गया x प्लस 5, x प्लस 5, एक मिनट, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ सामने हमको लिखना है कितना, x माइनस 1, x माइनस 1 इस तरह से। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल के बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2x का करेंगे पूरे पीछे वाले ब्रैकेट में, फिर माइनस 1 का करेंगे पीछे वाले ब्रैकेट में, ठीक, माइनस 3 में, फिर बराबर x का होगा x माइनस 1 में इस तरह से, फिर प्लस 5 का होगा, प्लस 5 का हो गया x माइनस 1 में, ये एक लाइन हो गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 2x का किया x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का हो गया 3 में तो 2 3 जा 6x और माइनस 1 का करोगे तो माइनस x माइनस प्लस 3 हो गया बराबर x का x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस 5 इस तरह से हल कर लिए जो समान पद इनको, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस x है प्लस 5x है तो प्लस 4x माइनस 5, ये इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ घटाना करेंगे, माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। क्या हो गया, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर में तो प्लस माइनस है तो घट गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया कितना आ गया, आ गया x स्क्वायर, फिर माइनस 7x है माइनस 4x है। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ गया, 7 4 11x हो गया, 11x हो गया और प्लस 3 और प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। 2 घात बचा कि नहीं बचा, बचा न, अतः कहोगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आइए छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठे सवाल में क्या दिया है, इसी तरह से लगाएंगे, क्या दिया गया है थोड़ा हम देख लें कि स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आपको जी। ठीक है, अगर आप एक एक लाइन फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा, भले जो है रिपीट करना पड़ा है मुझे जगह कम होने की वजह से। अब क्या है कि छठे में छोटा सा है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसे क्या करेंगे, ये तो ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, 2ab कहते हैं ना, माइनस 2 a माने x
बी माने 2 और प्लस बी स्क्वायर माने 2 का वर्ग। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x है ना, 4x। और ये क्या हो गया प्लस 4। ये जो है यही कॉपी हुआ, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर आपने काटा तो आपको क्या दिखने लगा, 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4। दो घात आपको दिखना बंद हो गया, दो घात कट गया, अतः कह दो, यहीं से कह दो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। आगे हल करने कोई मतलब है नहीं, है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दो घात नहीं बचा, दो घात खत्म हो गया, ठीक, जैसे कि इसमें हो गया था। अब आप लगाएंगे सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 जो है, ठीक है, सवाल संख्या 7 पे आप बढ़ेंगे। आइए देखते हैं सवाल संख्या 7 पे। 7 मतलब रोमन 7। आइए क्या है, दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x और x माइनस 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 2x। इस तरह से, इस तरह पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और इधर आ गया ये 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4x प्लस 4, और ये भी इधर आ गया, ये इसके पास ले आया और इसको इसके पास ले आते हैं, माइनस आ गया प्लस होकर 2x बराबर 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 2 6x, और ये हो गया प्लस 4। मानक रूप में करेंगे, आगे से माइनस हटा देते हैं, चलो माइनक रूप में लिखा ही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द्विघात समीकरण है, दिख रहा है ना, अतः द्विघात समीकरण है। और वास्तविक संख्या ए बी सी मतलब माइनस 1 6 और 4, द्विघात समीकरण है, ठीक। अब अगले पे आ जाइए, रोमन 8 में क्या दिया हुआ है। रोमन 8 में अगर आप राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, और अगर आप दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, इससे तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूँ, बोर्ड पे लिखता भी हूँ, इतने से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब घात 3 मतलब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो गया x माइनस 2 का घात 3। तो आपको फार्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब माने घात 3, तो उसके हिसाब से इसको हल करोगे। इधर वाला ऐसे ही रहेगा, पहले आप दाहिनी तरफ को हल कर लेंगे। ये जगह हमको चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। करिए ए, मैं देखो पहले मैं फार्मूला भी लिख दूं कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से इसको आगे पीछे भी करके लिखा जाता है, लेकिन इस आधार पे हम यहाँ पर रखेंगे। तो हो गया ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब आगे के स्क्वायर, और गुणे हो गया बी जगह पे 2 प्लस 3a माने एक्स, फिर हो गया 2 का स्क्वायर, पीछे b के स्क्वायर मतलब माइनस 2 क्यूब, कितना आया एक्स क्यूब 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 एक्स और माइनस 8 हो गया। पक्षांतर करना चाहो तो कर सकते हो, यही रहेगा, और एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों तरफ घात 3 है, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर लाएंगे प्लस 6x स्क्वायर
-12x प्लस 8 बराबर 0। तो 4x², 6x², 6 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2x² हो जाएगा। -x -12x -13x हो जाएगा, +1 और +8 +9 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। आराम से आपने हल कर लिया। आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो, और जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है ना। इस तरह से आराम से यहाँ पर a-b की होल क्यूब लगा, तोड़ा उसको, ये रहा उसका सूत्र, तोड़ दिया और दोनों तरफ तुलना किया, समान घात वाले कटा लिया, फिर समान पदों को जोड़ या घटा लिया जो है। इस तरह से आपको ये प्राप्त हो गया। इस तरह से आपने जांच किया कि द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आएंगे, सिद्ध कीजिए कि 5x² + 6x + 9 बराबर 4x² + 8x + 7 एक द्विघात समीकरण। ऐसे जो 7-8 सवाल जो लगाया उसी तरह से आपको यहाँ पर कह रहा है। आप आइए देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर बाद में ये क्वेश्चन है। दोनों को जो है हम लोग बाद में हल करेंगे। इसमें कह रहा है सभी द्विघात समीकरण है ये बताना है, परंतु इतना द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है ये बताना है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि सवाल संख्या 3 में दिया हुआ है 5x² + 6x + 9 = 4x² + 8x और +7 सिद्ध करना है द्विघात समीकरण है। आइए देखते हैं। पक्षांतर कर लीजिए। 5 दो घात वाले पास में 2 घात वाले ले आइए, 4x², फिर 6x था उसके बगल में 8x लाइए, चिन्ह बदल के लाएंगे, और 9 हो गया तो -7 ला लीजिए बराबर 0 हो गया। 5x², 5 आम में से 4 आम घटाया तो कई आम बचेगा, 1 आम बचेगा, इस तरह समझो। 6 आम में से 6 आम को 8 आम में से घटाया तो 2 आम बचेगा, इस तरह से। ये आप सोचते हो कैसे माइनस होता है, यक्स काहे बचता है, जब यक्स में से एक्स चला गया एक्स खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो 8 आम में से 6 आम घटाओगे तो 2 आम, इस तरह समझिए। बीजगणित में आपको पढ़ाया जाता है। 9 - 7 माने हो गया आपको 2 बराबर 0 ना, जो कि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जो न लिखो इति सिद्धम, यह सत्यापित हुआ, इति सिद्धम यह सत्य हुआ, सिद्धम। हाँ, जो कि न लिखो थोड़ा अनुचित लगता है, यह एक द्विघात समीकरण है, इति सिद्ध हो गया ना, आपने बता दिया। अब आइए कह रहा है इसमें, ये सवाल देखिए जरा, देखिए x² - √5x, x² - √5x, ठीक, कहाँ गया, और प्लस, अच्छा ऊपर भी है, कह रहा है 3x² + x + 4 = 0, और ये √2x² + 7x - 1/3 बराबर 0, और x² - √5x + 1/2 बराबर 0, और x² - 36 बराबर 0 सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x³ + 6x² + 4x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं, क्यों। आइए लिखते हैं। तो जो नहीं है उसी बात करते हैं, द्विघात समीकरण जो नहीं है उसी बात करते हैं, ठीक। आइए सब लिख दीजिए। 3x² + x + 4 बराबर 0, फिर दिया गया है √2x² + 7x - 1/3 बराबर 0, फिर लिख दीजिए x² - √5x + 1/2 बराबर 0, फिर लिख दीजिए x² - 36 बराबर 0, फिर लिख दीजिए आप, है ना, x³ + 6x² + 4x + 1 बराबर 0। इसको समीकरण कर लीजिए, इस नंबर डाल देते हैं, 1 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। लिखोगे चूंकि समीकरण 1 से
4 तक के चर पद x की अधिकतम घात 2 है, जबकि समीकरण 5 की अधिकतम घात 3 है। अतः x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। सीधी बात, उत्तर बस इतना ही था, इतना ही उत्तर है। ये तो कॉपी किया गया जो बुक में दिया था। क्या चर की अधिकतम घात 2 है, 2 है अधिकतम घात, जबकि इस वाले की अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात 3 है तो द्विघात कैसे हम कहें, 3 है तो द्विघात हम कैसे कहें, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं। पिछला अभ्यास जो हम लोग पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें एक छोटे से सवाल को भी जो है ऊपर से नीचे तक वहां तक जो है लगाना पड़ता था। इसमें जो है बहुत कम काम रहता है, तुरंत जल्दी जल्दी आप हल इसका प्राप्त कर लेते हैं। फिर आइए कह रहा है सवाल संख्या पहुंच गए 5 में। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आइए पहले पढ़ें स्थितियां क्या हैं। स्थितियां क्या हैं? कह रहा है 1 में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये सवाल है। थोड़ा सा एक बार धुंधला हो जाता है, लेकिन अब आप देख लीजिए इसको इस तरह से। तो जो पूछ रहा है वही मानेंगे। पहले पूछ रहा है वो हल नहीं करना है, बस निरूपित करना है। हल नहीं करना है, सिर्फ निरूपित करना है। तो आइए 5वें नंबर सवाल में, माना पहले 5वें का पहला, माना आयताकार भूखंड, प्लॉट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x मीटर व y मीटर है। अतः क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। ये तो नहीं, ये तो बाद में हम कर लेंगे। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार। देखो ये 2 चर का नहीं है, 1 चर का ही है। तो क्या कर रहा है? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई, इसको हम हटाएंगे अभी, क्योंकि हम 2 चर वाला नहीं लगा रहे हैं ना। पिछला अभ्यास खत्म हो चुका है, यहाँ हमको लेना है अलग हिसाब से। तो लेंगे क्या? लेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। चौड़ाई x मीटर है। कहोगे चौड़ाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो प्रश्नानुसार जब हम लिखेंगे तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। जब चौड़ाई मालूम रहेगी तब तो लंबाई निकालेंगे। अतः लंबाई बराबर, फिर क्या हो जाएगा? चौड़ाई के 2 गुना से 1 ज्यादा। अब निकले 2 चर वाले में x y लेते थे पिछले अभ्यास में, यहाँ पर नहीं लेना है। क्योंकि क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल क्या है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। मतलब ये 2x + 1
और यहाँ पर चौड़ाई हो गया, चौड़ाई x हो गया। इधर मीटर स्क्वायर है, इधर मीटर स्क्वायर रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा समीकरण बनाते समय। तो x का करोगे तो 2x² हो गया, और इसमें x एक में करोगे तो x हो गया, तो 528। अब 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये मिल गया आपका द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, कहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा। पहले चौड़ाई तो मानेंगे, तब लंबाई निकला, क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल को सूत्र रख दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और हल कर दिया, हमें समीकरण मिल गया, है ना आसान। फिर आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे। ठीक, रोमन संघ 2 में क्या दिया गया है, कह रहा है 2 क्रमागत, आइए देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत में तो एक x लेते हैं, दूसरा x+1 ले लेते हैं, तीसरा और चाहिए तो x+2 कर लेते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आधार पर लगाते हैं। माना 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्रमशः x व x+1 है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 306 गुणा कर दो, x का x में कर दो x², x का 1 में कर दोगे x हो जाएगा 306, पक्षांतर कर लो बाईं तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 306 इधर हो गया बराबर 0, बराबर 0 जो है ये हो गया, और ये समीकरण आपका बदल गया जो है। ठीक है, अब कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, आपको दिखाता भी रहता हूँ। ठीक है, क्या दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन का x कर लोगे तो रोहन की माँ x+26, हाँ 26 साल, मैंने कुछ 20 बोल दिया था क्या, 26 कर दोगे तो रोहन की माँ की आयु आ जाएगी। तो लिखेंगे इसमें कि तीसरे में, माना रोहन की आयु x वर्ष है, अतः माँ की आयु, माता जी 26 साल बड़ी हैं तो हो जाएगा x+26 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार करेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा और क्या कह रहा है। कहेंगे प्रश्नानुसार में क्या है, कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल, तो 3 साल जोड़ दीजिए दोनों में, और 3 साल जोड़कर दोनों का गुणन कर दीजिए। 3 साल दोनों तरफ जुड़ गया, माँ की रोहन की आयु में, रोहन की माँ की आयु में। अब क्या गुणनफल करने क्या हो जाता है, हो जा रहा है 360, इसी हल करना है। x+3 और यहाँ हो गया x+29 बराबर 360 हो गया, 360 हो गया। इस तरह से इसको पूरा करते हैं, थोड़ा जगह बना लें, उसके बाद इसको हल कर लेंगे। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है प्रश्नावली। क्योंकि ऐसा सरल क्यों है, क्योंकि इसको आप 7 में भी थोड़ा पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ के आए रहते हैं, 9 में भी पढ़ के आए रहते हैं। 7 में तो थोड़ा सा परिचय होता है, 8, 9 में खूब बाकायदे पढ़े रहते हैं, और इसलिए जो है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है,
गुणा करते हैं। x का x प्लस 29 में, x का x प्लस 29 में गुणन, फिर 3 का बारी बारिश करते हैं ना, x प्लस 29 में, और बराबर लिख देंगे 360। आइए करते हैं। फिर क्या करेंगे, किया आपने x का x में तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 29x हो गया, प्लस 3x हो गया, और प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6, 7 8 बराबर 360। 3 देखो x स्क्वायर 29 और 3 हो जाएगा 32x, और प्लस 87 माइनस 360 बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से क्या करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में 87 घटाना है, प्लस माइनस है ना, तो 10 में से 7 जाएगा 3, ये 5 बचे, 10 में आगे का 15, 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा 2। इस तरह से बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इस तरह से ये द्विघात समीकरण बन गया। आगे अभ्यास में हल करना भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ बनाना बताया, जब हमारा बन ही गया तो इसको हल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक रेलगाड़ी, सुनिए सवाल, देखिए भी सवाल क्या है, क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, और हम कर भी लेंगे आराम से। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। ये जगह बना लेते हैं, और यहीं पे इसको पहले हम हल कर लेंगे। ये एक रेलगाड़ी की चाल, क्या करना है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले सीख लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया। ठीक है, तो समय, दूरी बराबर क्या है, 480 किलोमीटर, अतः किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कर दें, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये हो गया, बराबर, तो दूरी कितना है 480, और चाल हो गया x, ये हो गया। ठीक है, इतने घंटे हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल लिखोगे। यदि चाल बराबर कितना, पहले x था तो कर दिया जाए कितना, उसको x प्लस 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तब समय बराबर नई दूरी 480 दूरी रहेगी, लेकिन चाल जो है x माइनस 8 हो जाएगा, इतने घंटे। देखो, चाल कम हो गई, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, चाल पहले x थी, अब चाल कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा। कह भी रहा है कि अब जो है, जो समय है वह पहले वाले से 3 घंटा अधिक है, 3 घंटा अधिक है, ये 3 घंटा अधिक है, ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये ज़्यादा, कम धीमा गया तो ज़्यादा समय लगा, तो 480 बटे में x माइनस 8 में से माइनस करेंगे, 480 बटे में x माइनस x, तो बराबर आएगा 3। ठीक है,
3 आया। तो चलो 480 पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। और 1/x बराबर हो गया 3। तो हल कर लीजिए अब 480 यहाँ ब्रैकेट में नीचे एलसीएम x माइनस 8x, x गया यहाँ पे और -1 का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 3। x घट गया तो 480 गुणे 8 बटे में ये है आपका x माइनस 8 इंटू x बराबर 3। 3 एकन्नम 3, इधर भी कटा दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 छः 18 0, 16 अट्ठे 128 ये, और बटे में हो गया x² माइनस 8x बराबर 1। इस तरह से पक्षांतर करेंगे तो 12h0 इक्वल टू x² माइनस 8x उधर चला जाएगा जब, या इसको इधर कर दीजिए या इसको उधर कर दीजिए, तो क्या हो गया x² माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या करना है। क्या करना है, माना रेलगाड़ी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, फिर समय कितना लगता है, दूरी बटे चाल, दूरी इतना था, चाल इतना था, हो गया। कहा अगर चाल कम कर दें, 8 कम कर दे तो हो जाएगा x माइनस 8, दूरी वही है तो कम धीरे जाओगे, कम चाल से जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर ये ज़्यादा समय लग गया, ये वाला 3 घंटा कम था, माने ये 3 घंटा ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, दोनों यहाँ 480 गुणा बड़ा करना पड़ता है, इसलिए निकाल दिए, बाहर कर दिए, इन दोनों का एलसीएम आ गया इतना, इन दोनों का, तो x इधर चला गया, इसका गुणा इधर हो गया। हल करने पर x घट गया और बचा 8। ठीक है, 3 से कटता है, 3 एकन्नम 3 कर दिया और 3 16 3 48 और 0 उतार लिया, कट गया। 16 अट्ठे 128 होता है, 0 7 होता 0 ले लिया, 3 गुणा कर दिया 1 में। ठीक है, और फिर इसको पक्षांतर किया, ये समीकरण बन गया। हल करना नहीं समीकरण को, बस यहीं तक ला करके छोड़ देना है। अब जो है बहुत छोटे छोटे सवाल बचे हैं, कितने बचे हैं हमने आपको 5 तक बता दिया, टोटल सवाल है 12, 7 सवाल बचे हुए जो कि बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उसको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।